क्या पत्थर भी भूखे हो सकते हैं? और अगर वे आपकी आत्मा को निगलना चाहें तो? 1895 में प्रकाशित हुई रविंद्रनाथ टैगोर की द हंग्री स्टोन। रेल के डिब्बे में रात गहराती जा रही थी। कुछ यात्री आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में विषय भूत प्रेत, पुरानी हवेली और रहस्यमय स्थानों तक जा पहुंचा। तभी एक सज्जन, जो अब तक शांत बैठे सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुरा कर बोले, भूतों को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि इस संसार में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ अतीत कभी मरता नहीं। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सब उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया, उन दिनों मैं निजाम सरकार की सेवा में था। मेरा काम कपास पर लगने वाले कर को वसूलना था। इसी काम से मुझे दक्कन के दूरस्थ स्थान बारीच भेजा गया। बारीच, चारों ओर पथरीली पहाड़ियां, तपती हवा, दूर तक फैली वीरानी और उन सबके बीच बहती शांत नदी। वहां पहुंचकर मुझे रहने के लिए एक महल दिया गया। वह कोई साधारण महल नहीं था। सफेद पत्थरों से बना विशाल महल, ऊंचे स्तंभ, चौड़े बरामदे, संगमरमर की सीढ़ियां और लंबे गूंजते गलियारे। पहली बार उसे देखकर मेरे मन में अनायास ही प्रश्न उठा, इतना भव्य महल और इतना सुनसान क्यों? मैंने अपने नौकर करीम खां से पूछा। करीम खां कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, हुजूर, दिन में यह महल जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही रहस्यमय हो जाता है। मैं मुस्कुराया। क्या मतलब? करीम खां ने मेरी ओर देखा, जैसे वह तय कर रहा हो कि सच बताया जाए या नहीं। फिर वह बोला, बहुत वर्ष पहले यह महल एक शाह का आनंद महल था। यहाँ रात दिन संगीत, नृत्य, इत्र की खुशबू और शाही महलें सजती थी। लेकिन अब? वह अचानक चुप हो गया। लेकिन अब क्या? मैंने पूछा। करीम खां ने धीरे से कहा, अब भी कभी कभी वे रातें लौट आती हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने उसी महल में रहने का निर्णय लिया। लेकिन उस रात जब सूर्य पहाड़ों के पीछे डूब गया और पूरा महल अंधेरे में डूबने लगा, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस स्थान की निस्तब्धता साधारण नहीं। संध्या धीरे धीरे रात में बदल चुकी थी। पहाड़ियों के पीछे डूबते सूर्य की अंतिम किरणें भी अब संगमरमर की दीवारों से विदा ले चुकी थी। पूरे महल पर एक गहरा शांत अंधकार उतर आया था। महल इतना विशाल था कि उसमें मेरी अपनी कदमों की आहट मुझे अजनबी लगती थी। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कक्ष में आकर लेट गया। दिन भर की यात्रा और काम की थकान थी, इसलिए मुझे लगा कि नींद तुरंत आ जाएगी। लेकिन न जाने क्यों उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। महल के भीतर एक अजीब सी निस्तब्धता थी, इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैं करवट बदल ही रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे बहुत दूर से कोई हल्की सी ध्वनि आ रही है। मैं उठकर बैठ गया। कुछ क्षण सब शांत रहा, फिर वही आवाज, इस बार कुछ स्पष्ट, छन छन छन, मानो किसी ने पायल पहनी हो और वह संगमरमर के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। यह भ्रम है, शायद हवा की आवाज। लेकिन तभी उस पायल के साथ एक और ध्वनि सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत मधुर, जैसे कहीं दूर कोई सितार छेड़ रहा हो। अब मैं पूरी तरह जग चुका था। मैं बिस्तर से उठा और धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। बाहर लंबा गलियारा अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर मुझे लगा जैसे हवा में कोई सुगंध तैर रही हो, गुलाब, केसर और पुराने इत्र की मिली जुली सुगंध। मैं कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर अनजाने आकाश से खिंचता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे कदम धीरे धीरे उस सुनसान गलियारे में गूंज रहे थे। लेकिन तभी मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ, मानो मेरे आगे कोई चल रहा है। हल्की कदम, रेशमी वस्त्रों की सरसराहट और पायल की वही धीमी झनकार। मैंने तेजी से आगे देखा, पर वहां कोई नहीं था।
फिर भी महल अब पहले जैसा खाली नहीं लग रहा था। ऐसा लगा मानो सदियों से सोया यह महल आज पहली बार मेरे लिए जाग उठा हो। उस रात में उसी अनजानी ध्वनि के पीछे पीछे महल के लंबे गलियारे में आगे बढ़ता गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे के भीतर जैसे कोई अदृश्य जीवन धड़क रहा था। मेरे कदम संगमरमर के फर्श पर पड़ते और उसकी गूंज दूर तक फैल जाती। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा में घुली इत्र की सुगंध और गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे सामने एक चौड़ा प्रांगण आ गया। बीच में सूखा पड़ा फव्वारा, ऊंचे खंभे और ऊपर खुला आसमान। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। तभी मेरी नजर संगमरमर के घुमावदार सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों के ऊपरी मोड़ पर कोई खड़ा था। मैं ठिठक गया। चांदनी की हल्की रोशनी में मुझे एक स्त्री की आकृति दिखाई दी। रेशमी वस्त्र, हाथों में हल्के चमकते कंगन, कमर पर झड़ते काले बाल और चेहरा इतना शांत, इतना सुंदर, मानो किसी चित्रकार ने उसे स्वप्न में बनाया हो। वह मेरी ओर नहीं देख रही थी, उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा मेरी ओर मोड़ा। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली और उसी क्षण मुझे लगा मानो मेरे भीतर का सारा विचार, सारा तर्क, सारी चेतना किसी ने छीन ली हो। उसकी आंखों में एक अजीब आकर्षण था, ना आदेश ना विनती, फिर भी उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसे ठुकराना असंभव था। उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपने हाथ की हल्की सी गति से मुझे अपने पीछे आने का संकेत दिया और फिर मुड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरे भीतर का एक भाग कह रहा था, रुक जाओ, वापस लौट आओ, लेकिन मेरे कदम अब मेरे अपने नहीं रहे। मैं बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। संगमरमर की सीढ़ियां ऊपर जाती, अंधेरी राह, और आगे वह रहस्यमयी लड़की जो मुझे महल के उस हिस्से की ओर ले जा रही थी जहां शायद सदियों से कोई नहीं गया था। मैं उस रहस्यमयी स्त्री के पीछे पीछे संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ता गया। मेरे कदमों की आहट अब मुझे सुनाई भी नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं चल नहीं रहा, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आगे खींचा जा रहा हूँ। कुछ ही क्षणों बाद हम महल के ऊपरी भाग पर पहुंचे। जैसे ही मैंने उस विशाल कक्ष में कदम रखा, मेरी सांसें थम गई। जो महल कुछ देर पहले वीरान, अंधकारमय और सुनसान था, वह अब वैसा बिल्कुल नहीं था। चारों ओर असंख्य दीप जल रहे थे, सुनहरे झूमर प्रकाश बिखेर रहे थे, फव्वारों से पानियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। हवा में अगर, कस्तूरी और गुलाब की सुगंध तैर रही थी। रेशमी पर्दे धीमी हवा से हिल रहे थे, दूर बैठे वादक मधुर संगीत बजा रहे थे, और उस विशाल कक्ष में शाही वस्त्र पहने पुरुष स्त्रियां मानो किसी राजसी उत्सव में मग्न थे। मैं स्तब्ध खड़ा, सब देखता रह गया। यह सपना था या मैं सचमुच किसी बीते युग में पहुंच चुका था? उसी समय वह रहस्यमयी स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों के साथ पायल की मधुर झंकार पूरे कक्ष में गूंज उठी। एक क्षण के लिए उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी अनकही पुकार थी। मैं बिना विरोध किए उसके पीछे चल गया, बिना किसी विरोध उसके पीछे चलता गया। अब मेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा, न डर, न आचरण, न तर्क। मानो मेरा मन, मेरी चेतना, मेरी इच्छा, सब कुछ उसी महल ने अपने अधिकार में ले लिया हो। सुबह जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने बिस्तर पे था। कमरे में वही सन्नाटा था, वही टूटी दीवारें, वही खाली गलियारे, और रात का वह शाही संसार मानो कभी था ही नहीं। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब मैं उस महल से डरता नहीं था, बल्कि अगली रात का इंतजार करता था। उस पहली रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। दिन में मैं अपने सरकारी काम करता, लोगों से मिलता, हिसाब किताब देखता, लेकिन मेरा मन कहीं और ही रहता। जैसे ही सूर्य पहाड़ों के पीछे छिपने लगता, मेरे भीतर एक अजनबी बेचैनी जाग उठती।
मैं बार बार आकाश की ओर देखता और रात होने की प्रतीक्षा करता। करीम खान ने मेरे चेहरे का बदलता रंग देख लिया था। एक दिन उसने साहस करके कहा, हुजूर, इस महल में बहुत अधिक रातें मत बिताइए। मैंने हंसकर पूछा, क्यों? क्या तुम्हारे भूत अब मुझसे मित्रता करने लगे हैं? लेकिन करीम खान हंसा नहीं। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, हुजूर, यह महल किसी को मारता नहीं। यह पहले उसका मन लेता है, फिर उसकी दुनिया। उसकी बात सुनकर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब हर रात वह महल सचमुच मेरे लिए जी उठता था। दीपों की रोशनी, फव्वारों के ध्वनि, महफिलों के संगीत और वह रहस्यमयी स्त्री जिसकी एक झलक के लिए अब मेरा मन बेचैन रहने लगा था। कभी वह लंबे गलियारे में दिखाई देती, कभी झरोखे के पास, कभी किसी रेशमी पर्दे के पीछे, और हर बार वह बिना कुछ कहे मुझे अपने पीछे आने का संकेत देती। मैं उसके पीछे पीछे चलता जाता। महल के नए कक्ष, नई सीढ़ियां, नई गलियारे, ऐसे स्थान जिन्हें मैंने दिन के उजाले में कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे मुझे दिन की दुनिया फीकी लगने लगी। सरकारी कागज, लोगों की बातें, बाजार का शोर, सब अर्थहीन लगने लगा। सच अगर कुछ था तो बस वह महल, वह संगीत और उसकी आंखें, लेकिन एक रात जब मैं उसके पीछे पीछे महल के सबसे भीतरी वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा था, करीम खान की कही बात अचानक मेरे कानों में गूंज उठी। यह महल पहले मन लेता है, फिर दुनिया। और उसी क्षण मेरे भीतर पहली बार भय ने जन्म लिया। उस रात मैं पहले की तरह उस रहस्यमय स्त्री के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन इस बार मेरे भीतर आकर्षण के साथ एक अनजाना भय भी था। महल के गलियारे पहले से अधिक लंबे लग रहे थे, सीढ़ियां पहले से अधिक ऊंची और अंधेरा पहले से अधिक गहरा। वह स्त्री बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही और मैं जैसे किसी अदृश्य बंधन में बंधा हुआ उसके पीछे चलता गया। कुछ देर बाद हम महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां मैं पहले कभी नहीं आया था। वहां एक विशाल कक्ष था, चारों ओर भारी पर्दे, बीच में संगमरमर का फर्श और दीवारों पर चलते दिए। लेकिन इस बार उस कक्ष की सुंदरता में एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। वह स्त्री धीरे धीरे कक्ष के बीच जाकर रुक गई। फिर पहली बार उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही आकर्षण था, लेकिन आज उसमें एक गहरा दुख भी था, मानो सदियों की कैद, सदियों की प्रतीक्षा, सदियों की अधूरी कहानी सब उसी एक दृष्टि में समा गई हो। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उसी क्षण मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर की हवा भारी होती जा रही है। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें असामान्य हो उठी, और तभी अचानक करीम खान की आवाज दूर से गूंजी, हुजूर, बाहर आइए। वह आवाज मानो किसी स्वप्न को चीरते हुई मेरे भीतर पहुंची। एक पल में सब बदल गया। दीप बुझ गया, संगीत रुक गया, इत्र की खुशबू गायब हो गई और मेरे सामने फिर वही टूटी दीवारें, धूल से भरा वीराना कच्छ और अंधेरा, और फिर वही सन्नाटा। मैं अकेला खड़ा था, कोई स्त्री नहीं, कोई महफिल नहीं, कुछ भी नहीं। उस रात के बाद मुझे समझ आया, यह महल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था। इन पत्थरों ने सदियों पुराने प्रेम, वासना, अधूरी इच्छाएं, अकेलापन और बीते हुए वैभव की स्मृतियां अपने भीतर कैद कर रखी थी। और जो भी यहाँ आता, ये पत्थर उसे धीरे धीरे अपने अतीत में खींचने लगता। उसका मन, उसकी चेतना, उसकी वास्तविकता सब निगल लेने के लिए। तभी से मैं उन्हें एक ही नाम से जानता हूँ, भूखे पत्थर। और रेल के डिब्बे में बैठे सभी यात्री अब पूरी तरह मौन थे, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ सुनने वालों के मन में बस जाती हैं।